हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे एक दफ़े फिर अफ़गानिस्तान का और वहां की जो सियासी सूरत हाल है और जो ऑब्वियसली अब सबकी नज़रें लगी हुई हैं काबुल के ऊपर कि अब आने वाले दिनों में क्या सियासी पेशरफ्त होगी, नई हुकूमत बनने के लिए क्या इक़दामात होंगे, और इसी हवाले से हम भी आज बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो काबुल के अंदर तालिबान हैं उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू कर दी हैं। आज इस सिलसिले में ही अफ़गान तालिबान का जो एक वफ़द है उसने साबिक सदर हामिद कारज़ाई और अशरफ गनी दौर के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं अब्दुल्ला उन दोनों से मुलाकात की। इस हवाले से ये पहली बाज़ाब्ता मुलाकात है जो हम कह सकते हैं जो पिछला पॉलिटिकल सेटअप था और अफ़गान तालिबान के दरमियान। हामिद करज़ई साहब और डॉक्टर अब्दुल्ला ये दोनों तालिबान के काबिज़ होने के बाद जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी उसके मेंबरान हैं। इस काउंसिल के जो तीसरे रुकन हैं गुलबुद्दीन हिकमतयार, उनकी तालिबान रहनुमा अनस हक्कानी के साथ मुलाकात की खबर भी सामने आई है। इससे कबल तालिबान के नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर वो भी अफ़गानिस्तान पहुंच चुके हैं। इत्तलात ये हैं कि हुकूमत साजी और इंतकाल इक़्तिदार के हवाले से अब मरहला शुरू हो चुका है। इसी तनाजुर में ये भी खबर आई कि काबुल से फ़रार होने वाले साबिक सदर अशरफ गनी जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद है। यूएई की हुकूमत ने इसको कंफर्म भी किया है कि उनकी फ़ैमिली भी, अशरफ गनी साहब भी, वो अब यूएई में इस वक्त मौजूद हैं। अब पाकिस्तान के साथ साथ आलमी बिरादरी की भी नज़रें जो है वो अफ़गानिस्तान में हुकूमत साजी के मरहले पे लगी हुई हैं, मगर इसके साथ साथ ये भी एक आवाज़ ओपिनियन आ रहा है कि जो भी हुकूमत बने, अफ़गान तालिबान जो बनाए, उसके अंदर तमाम तबक़ात की नुमाइंदगी जो है वो ज़रूर हो और एक मुत्तफ़िक़ा हुकूमत हो जिसके अंदर ख़वातीन समेत बच्चों के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी भी ज़मानत दी जाए। सेनेट में भी इसी हवाले से एक करारदाद जो है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पे मंजूर हुई है। हुकूमत पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का और ऐवान को एतमाद में लेने का कहा गया है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से। ये चेयरमैन है सेनेट दिफा कमेटी के। वेलकम टू द शो सर। मुशाहिद साहब, सर, ऑब्वियसली अफ़गान तालिबान जो हैं वो अब काबुल में पहुंच चुके हैं, मुलाकातें भी शुरू हो चुकी हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मगर जितनी तेज़ी से अफ़गान तालिबान ने मुल्क के ऊपर अपना कब्ज़ा किया है, क्या आपके ख़्याल में जो अब हुकूमत बनने का फेज़ है या स्टेज है ये भी इतनी ही जल्दी आपको मुकम्मल होती हुई नजर आ रही है? देखिए जी आरिफा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम जी। जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 72 घंटे में बड़ी हैरान कुन है। जिस तरीके से तालिबान ने पुरअमन तरीके से बगैर मज़ाहमत के अफगानिस्तान पर और बिलखसूस काबुल पर कब्जा कह लें या कंट्रोल कर लें किया। अब जो खदशात थे कि खाना जंगी होगी, मज़ाहमत होगी, वो नहीं हुई। फिर खदशात थे कि तालिबान की जो सोच थी 25 साल पहले शायद वो आ गई तो उसकी बड़े नताइज होंगे, वो भी नहीं हुआ। तो खुशगवार हैरत हुई। और आज जो अभी जिक्र किया आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि वो लोग जो आपस में लड़ते रहे, सदर कारज़ाई की गवर्नमेंट हो या डॉक्टर अब्दुल्ला हो, वो तालिबान के दुश्मन या मुखालिफ समझे जाते थे। उनके खिलाफ तालिबान भी लड़ रहे थे अमेरिका के अलावा। वो एक टेबल पर बैठे हैं। जलालुद्दीन हक्कानी जो एक किस्म के कॉलीग थे कारज़ाई साहब के अफगान जिहाद के ज़माने में, जब वो पाकिस्तान में रहते थे, कारज़ाई साहब भी और इनके अनस हक्कानी के वालिद साहब भी, तो वो भी मिले हैं। तो ये बड़ी खुशगवार हैरत है, प्लेजेंट सरप्राइज है हमें कि वो बात हो रही है। सो इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड। और अभी तक जो कल मैंने देखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की,
मुझे तो लगता है कोई प्रोफेशनल पीआर कंपनी है या मेडिसिन एवेन्यू की या कोई किसी की और भी, शायद आप लोगों में से कोई एक्सपर्ट हो, उनको जो टॉकिंग पॉइंट्स दिए गए थे उन्होंने तो बड़ी वो बातें की जो अपने अवाम को तसल्ली देने के लिए, अपने हमसायों को तसल्ली देने के लिए, और मगरिब में खास तौर पे जो उनके नाक़दीन काफ़ी हैं उनको तसल्ली देने के लिए। तो ही प्रेस्ड द राइट बटन्स एज द अमेरिकन से, और उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ की बात भी की, माहौल आज़ाद मीडिया की बात भी की। उन्होंने कहा कि हमसायों के साथ हम अच्छे ताल्लुकात चाहेंगे और हम नहीं चाहेंगे कि हमारी सरजमीन, जो हमारी बॉटम लाइन है पाकिस्तान की, कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो, जो माजी में होती रही है। तो सो फार सो गुड आई वुड से, लेकिन ये काफ़ी खुशगवार हैरत है अभी तक जो वाक़यात है। अब सर ऑब्वियसली जैसे आपने कहा खुशगवार हैरत है, मगर बहुत से लोगों का सर ये भी ख्याल है कि ये जो हुकूमत अब आगे बनानी है, जिसके ऊपर नेगोशिएशंस भी ऑब्वियसली करनी है, वो इतना आसान नहीं होगा। आई मीन यू नो ऑब्वियसली देयर हैव बीन सरप्राइजेज। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो गुफ्तगू की, शायद लोग जो जितना घबरा रहे थे, यू नो उन्होंने तसल्ली भी देने की कोशिश की, बट सर स्केप्टिसिज्म बहुत है। इस बात पे भी स्केप्टिसिज्म बहुत है कि क्या तालिबान जो सब वादे कर रहे हैं वो पूरे करेंगे, और दूसरा ये कि इतना आसान होगा ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर, क्योंकि क्या तालिबान इस पॉलिटिकल सेटअप जो 20 साल से तो अफ़गानिस्तान में चल रहा था उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसमें कितनी तब्दीलियां चाहेंगे, कितनी वो यू नो नुमाइंदगी देंगे बाकी लोगों को, बहुत बड़े सवाल हैं और अभी तक अफ़गान तालिबान इनका कोई साफ जवाब दे नहीं पाए। एक तो इशू है जो कॉल है या फेल है, व्हाट दे आर द प्रोनाउंसमेंट्स और प्रैक्टिसेस, उसमें कितना बड़ा गैप होगा। अभी तक तो जो बातें की हैं, अभी तक जो इक़दामात किए हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो कहाँ तक जाते हैं। दूसरा ये आप देखें कि ये 1990s का अफगानिस्तान नहीं, और ये वाकई पाकिस्तान भी 1990s का नहीं, हमारी भी सोच तब्दील हुई है। हम उस वक्त बड़े चीयर लीडर थे तालिबान के 1990s में पाकिस्तान, और बड़ा जल्दी एकदम भागे तस्लीम करने के लिए। तो अफगानिस्तान के अंदर पिछले 20 सालों में 9/11 के बाद बहुत बड़ी तब्दीली आई है। ये एक आज़ाद जमहूरी मुल्क बना है, ख़वातीन को हकूक़ मिले हैं, ख़वातीन मर्द के खाना साथ काम करती हैं, और उनके साथ सारा उनके हकूक़ मिले हैं। आज़ाद मीडिया भी, सिविल सोसाइटी भी है, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं। तो ये वो तालिबान को मालूम हो गया है कि ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील हो चुके हैं पिछले 20 सालों में, तो उस हक़ाइक़ की उसकी भी अक्कासी उन्होंने की है। लेकिन ये टेस्ट है उनका कि ये जो हुकूमत में कितनी ब्रॉड बेस्ड होती है, किस हद तक इत्तफाक राय करते हैं, और जिसमें जितने ग्रोह हैं, जितनी उनकी एथनिक या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, उनको सबको शामिल करके अगर करते हैं तो फिर असल में वो टेस्ट होगा। तो अभी वो कहते हैं द ज्यूरी इज स्टिल आउट, बट मैं समझता हूँ कि जो अभी तक इक़दामात हुए हैं और अभी तक उन्होंने जो बयानात दिए हैं वो मुस्बत हैं सो फार अभी तक। तो अभी देखते हैं कि कैसे आगे चलते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, अब मुशाहिद साहब हमेशा ये भी बहुत बात की जाती है, एक क्लीशे बन गया है, या आप कहें कि ये सच्चाई भी है, कि लोग कहते हैं ना कि अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करना आसान होता है, उसको गवर्न करना या उसके ऊपर हुकूमत करना ज़्यादा मुश्किल होता है। अमेरिकन भी जब 2001 के अंदर आए, जब इन्वेजन हुई, तो उस वक्त भी तालिबान उसी तरह शायद यू नो दे मेल्टेड अवे द वे द अफ़गान नेशनल आर्मी हैज़ नाउ मेल्टेड अवे। मगर ऑब्वियसली 20 साल के बाद अब वही अफ़गान तालिबान जो है उन्होंने काबुल को री एंटर किया। तो इस दफ़े क्या यू नो बहुत से जो उस ज़माने में जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत थी, तो बहुत से लोग जो उस वक्त रेजिस्टेंस का हिस्सा थे, जैसे हामिद करज़ई साहब का भी हम जिक्र कर सकते हैं, अहमद शाह मसूद साहब थे, डॉक्टर अब्दुल्ला उनके कॉलीग थे, अब वो गुफ्तगू करें। डू यू थिंक कि इस वक्त भी चांस है कि कोई रेजिस्टेंस खड़ी हो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ और उस तरह की जंग बंदी शुरू हो, जैसे कितने साल हमने देखी है, दहाइयों के लिए हमने देखी है अफ़गानिस्तान के अंदर? एक तो देखिए जी, अफ़गानिस्तान की जंग को अब 42 साल हो गए हैं। 1979 से शुरू हुआ जब सोवियत इन्वेजन हुई, और आज 2021 है, तो 42 ईयर्स हो गए। आप देखें ना, हम बात करते हैं पाकिस्तान में नया पाकिस्तान, तो शायद नया तालिबान की भी बात करनी होगी। अब नई सोच के साथ आए हैं,
मेरे ख्याल में जो मेन रेजिस्टेंस जो है, अब उन्होंने ऐलान तो किया है अमरुल्लाह साले ने, लेकिन वो जाके पंजशीर वैली में बैठ गए हैं। मेरा नहीं ख्याल वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी। उनको अपनी रेजिस्टेंस जो उनके माजी में उनके साथ रहे हैं कुछ, देखें जी, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट जो 26 जुलाई को आई थी, 12,000 बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द मौजूद हैं अफगानिस्तान में इस वक्त। उनमें से आधे जो है वो पाकिस्तानी हैं, टीटीपी के 6,000 हैं, 3,000 हैं जी दाइश के, जिनके जिसे कहते हैं ऑफिशियली इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, IS KP, और अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, AQIS, तो ये लोग भी हैं। फिर कुछ चाइनीज ग्रुप है, ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, फिर इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान IMU। तो इनको अगर मिला लें तो इन्होंने, तालिबान का वक्त गया था जुलाई में तेहरान, मॉस्को और बीजिंग, तीनों जगह जाके इन्होंने गारंटीज दी हैं और वादे किए हैं, जो कल ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम अपनी सरजमीन को किसी सूरत में अपने हमसाया मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं देंगे। तो अब ये बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि ये जो दहशतगर्द हैं उस पर ये कंट्रोल करेंगे, उनको क्रश करेंगे, उनको लगाम लगाएंगे। और हमारा तो पाकिस्तान का तो डायरेक्ट इंटरेस्ट भी है TTP के हवाले से, जिन्होंने इतनी दहशतगर्दी अफगानिस्तान के बैठे हुए पाकिस्तान के खिलाफ की है। शायद उसको तो इंडिया फैक्टर भी था, लेकिन फिर भी, और अब भी वो नजरियाती तौर पर अपने आप को अफगान तालिबान से मुंसलिक भी करते हैं। तो ये एक बड़ा टेस्ट होगा। तो मेरे ख्याल में जो मुजाहमत है, रेजिस्टेंस है, वो अमरुल्लाह साले वगैरह का मुझे जान नजर नहीं आती उनमें। ये इन्होंने डमी क्रिएट किए हुए थे, ये वेस्ट ने और इंडियन लॉबी ने, और ये जाके पंजशीर वहाँ कोने में जाके बैठ गए, और उनको इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं मिलेगी। जो माजी में तो नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट रशिया कर रहा था, इंडिया कर रहा था, ईरान कर रहा था, और ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान कर रहे थे। तो अब वो सिचुएशन चेंज हो गई है। तो ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो माजी में कुछ इनके साथ भी रहे हैं अफगान तालिबान के साथ अमरीकनों के खिलाफ, उन पर काबू डालना, वो रेजिस्टेंस इनकी मेरे ख्याल में वो होगी बनिस्बत के ये और कोई रेजिस्टेंस। देखिए अब्दुल्ला पर सर ये रेजिस्टेंस, माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही, बट जिस रेजिस्टेंस का अब आप जिक्र कर रहे हैं दाइश का या TTP के लिए, कितना आसान या मुश्किल होगा ये चैलेंज अफगान तालिबान के लिए? कमिटमेंट्स तो उन्होंने कर ली हैं, और पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में यही उम्मीद कर रहा है कि अफगान तालिबान जो है वो इनको कंट्रोल कर पाएंगे, जो हमारे लिए दहशतगर्दी का मसला है। पर सर कितना आसान या मुश्किल होगा ये मेरे ख्याल में जरा मुश्किल काम होगा। पता नहीं, बजाते खुद कर सकते हैं। वैसे ऑन पेपर तो ये बड़ी, अब अफगान तालिबान इज प्रॉब्ली द मोस्ट मॉडर्न और वेल इक्विप्ड आर्मी इन द मुस्लिम वर्ल्ड आफ्टर पाकिस्तान एंड टर्की एंड ईरान। उनके पास अमेरिकन इक्विपमेंट आ गई है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी आ गई है, सारा असला जो था वो 3 लाख की नाम निहाद अफगान फौज का, वो इनके पास चला गया है। लेकिन ये जो ये हार्डन्ड फाइटर्स हैं, ये सीरिया में लड़े हैं, इराक में लड़े हैं, दाइश की बात कर रहा हूँ मैं, और अलकायदा भी जो है, अलकायदा के गो के वो कहते हैं 500-700 लोग हैं, उनका लीडर भी डॉक्टर अमान अल-जवाहिरी भी कहते हैं अफगानिस्तान में है, लेकिन वो भी मोटिवेटेड आइडियोलॉजिकल लोग हैं। तो अफगान कौम खुद है, मेरे ख्याल में उन्हें बैटल फटीग आ गया है। इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतनी लड़ाई, वो थक गए हैं। वो चाहते हैं कि अमन सुकून आ जाए और तालिबान उनको कोई एक हिस्सा दे दें सिस्टम में, उनको सुख का सांस लेने का मौका दें, तो वो तैयार है को एग्जिस्ट करने के लिए। मगर ये लोग जो है, चाहे TTP हो, अलकायदा हो, दाइश हो, ETIM हो, IMU हो, ये मेरे ख्याल में ज्यादा मसला पैदा कर सकते हैं अफगान तालिबान पर, और उन पर काबू डालना भी इतना आसान शायद नहीं होगा। और सर फिर ये हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जैसे लोग जिक्र करते रहे हैं कि पिछले चंद महीनों के अंदर हमने पाकिस्तान में छोटे छोटे मगर एक बढ़ता हुआ ट्रेंड हमें भी नज़र आया है टेररिस्ट अटैक्स का, और उसको कई लोग जो हैं वो जोड़ रहे हैं जो अफगानिस्तान के अंदर वाक़यात जिस तेज़ी से तब्दील हुए हैं। आप ये देख लें कि मैं 2 एक तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट रेशियो हो गया कि एवरी सेकंड डे कोई एक टेररिस्ट अटैक हो रहा है, या कोई बंदा जख्मी हो रहा है, या कोई बंदा शहीद हो रहा है, या कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है हर दूसरे दिन, ऑलमोस्ट ये पिछले 2 महीने से। अफगानिस्तान के अंदर आप देखें जो UN ने फिगर्स दिए हैं कि इस साल सिर्फ दाइश के 77 हमले हो चुके हैं। 77, ये बहुत बड़ा फिगर है। इसका मतलब, ये दाइश की बात कर रहा हूं मैं, अफगान तालिबान TTP की नहीं बात कर रहा। तो आप देख लें कि इन ग्रुप्स में, और ये जो है
और इनके सारे ताल्लुकात अक्रॉस द बॉर्डर भी हैं, पाकिस्तान के साथ भी। फिर ईरान के खिलाफ ग्रुप है जैश अल अदल, चाइना के खिलाफ ग्रुप है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, उज़्बेकिस्तान के खिलाफ ग्रुप है इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान। तो हर और चेचन भी अलग है, रशिया के खिलाफ जो उनके लोग फाइटर्स वो भी कुछ मौजूद हैं। तो ये छोटे मोटे ग्रोह का 12,000 इज अ लार्ज आर्मी, जो अगर मोटिवेटेड फाइटर्स हो और जो लड़ने की सलाहियत भी हो, एक्सपीरियंस भी हो, और वो सिर्फ ये लकीली के मेरे ख्याल में इंटरनेशनल सपोर्ट उनके लिए नहीं होगी, लेकिन फिर भी दे कैन क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर तालिबान। तो ये मेरे ख्याल में फंडामेंटल चैलेंज ये आइंदा के लिए होगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। सर ये बताइएगा, चैलेंज का भी आपने जिक्र किया, और अगर इकोनॉमिकली इस दफ़े भी अफगान तालिबान को वही मसाइल रहे जो पिछली दफ़े रहे थे, तो ये चैलेंज फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब जितनी भी किताबें पढ़ी या जो भी तज्ज़िये सामने आए जब वो अलकायदा और अफ़गान तालिबान की 90s की रिलेशनशिप का जिक्र करते हैं, तो उसके अंदर जो अलकायदा के फाइटर्स के पास या उसामा बिन लादेन जैसे लोगों के पास पैसा था, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया था उनकी आपस की रिलेशनशिप का। इस वक्त देखें जी, इनका मेन सोर्स रहा है पिछले 2-3 साल से इज पॉपी कल्टीवेशन और माइनिंग, और कोई रफली इनकी इनकम थी कोई $2 अरब हर साल की। अब ये है कि मुझे लगता है कि तालिबान इस वक्त उस मूड में आए हैं कि फ्रॉम अ फाइटिंग ग्रुप जो 20 साल से लड़ता रहा टू अ ग्रुप विच कैन गवर्न और ट्राई टू गवर्न अफगानिस्तान। ये इनका बड़ा चैलेंज है, और उनकी यही कोशिश होगी कि जो तजर्बाकार लोग हैं जिनसे वो ताउन कर सकते हैं, जैसे कारजाई साहब या अब्दुल्ला या दूसरे जो उनके मुखालिफिन, उनको साथ लेके चले। उसमें मेरा ख्याल ये है कि मेरी प्रपोजल ये होगी कि पाकिस्तान हुकूमत, और हमने अपने रेजोल्यूशन में भी कहा है, सेनेट डिफेंस कमेटी के रेजोल्यूशन में, जिसकी तायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कल की है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हमें एक रीजनल अप्रोच करनी पड़ेगी, चाहे रिकग्निशन पर भी रीजनल अप्रोच, इलाकाई अप्रोच, और उसमें एक कंसोर्शियम बनाना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, रशिया, चाइना एंड द रिच अरब कंट्रीज, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, कि ये मिल के अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन पर काम करें। और रिकंस्ट्रक्शन इस शर्त पर शुरू होगी जब आपकी रिकंसिलिएशन यानी कि मफाहमत आपके मुल्क में हो और एक वसीतल बुनियाद हुकूमत हो जो इत्तफाक राय से कायम हो। तो मेरे ख्याल में अगर ये लिंकेज एस्टेब्लिश कर लें जिसमें ये, और उसके कोर होगी गारंटी कि अफगानिस्तान की टेरिटरी जो है दहशत गर्दी के लिए अब इस्तेमाल नहीं होगी किसी मुल्क के खिलाफ, खासतौर पर हमसायों के, तो फिर बात आगे, फिर एक उम्मीद की किरण नजर आ सकती है कि शायद 40 साल 42 साल के बाद एक पायदार अमन की बुनियाद रख दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अफ़गानिस्तान की बात करेंगे, बट हम ये फोकस इस बात पे करेंगे कि अमेरिका के अंदर इस वक्त इस सारे मामले के हवाले से क्या बहस और क्या सोच पाई जाती है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे अफ़गानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल का, मगर जो आलमी बिरादरी और ख़ास तौर पे अमेरिका का व्यू पॉइंट है और वो किस तरह इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ अफ़गान तालिबान के जो तर्जुमान हैं उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने ये दावा किया कि तालिबान ने अपने तमाम हरीफों को माफ़ कर दिया है और इस्लामी क़वानीन के अंदर रहते हुए ख़वातीन के हकूक़ का भी एहतराम किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगली जो हुकूमत बनाई जाएगी वो इत्तेफ़ाक़ राय से बनाई जाएगी। ताहम अगर हम बात करें आलमी बिरादरी की, तो कोई जो उनके ख़दशात हैं या रिजर्वेशंस हैं वो तमाम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एड्रेस नहीं हुए। अमेरिकन महकमा ख़ारजा ने तालिबान के ऐलान के ऊपर यकीन करने से इनकार कर दिया है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फ़िलहाल अमेरिका तालिबान की बातों पर यकीन नहीं करेगा और ये देखेगा कि जो कुछ तालिबान कह रहे हैं वो उस पर अमल भी करते हैं कि नहीं। इसके साथ साथ आलमी बिरादरी की तरफ से भी कुछ ऐसा ही रिस्पॉन्स आया है। इट इज़ जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है इट्स अ वेट एंड वॉच
पॉलिसी, इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कामरान बुखारी साहब। ये एक जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो सर। जी डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली जब से पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं कि बहुत सी बहस हो रही है अमेरिका में, बहुत सी तनकीद हो रही है सदर के ऊपर कि उन्होंने इतनी तेज़ी से फोर्सेस विदड्रॉ की हैं, और ये बहस भी छिड़ रही है कि क्या ये सही फैसला था कि नहीं। पर सर, क्या अब हम कह सकते हैं या कोई आसार है कि बहस इससे आगे बढ़ रही है और कोई इस पे भी बात हो रही है कि अब आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिकी हुकूमत क्या फैसला करेगी? वेट एंड वॉच की पॉलिसी रहेगी, उनको रिकग्नाइज किया जाएगा, कुछ सपोर्ट दिया जाएगा? व्हाट इज द थिंकिंग इन वॉशिंगटन राइट नाउ सर? जी देखें आरिफा, तीन बातें हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि अमेरिका में जो है ये तनकीद होती है क्योंकि यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, और यहाँ एक कल्चर है कि चाहे कोई भी हो उसको जो है अगर गलती होती है तो फिर एक तूफान मच जाता है कि गलती क्यों हुई। तो मैं समझता हूँ कि इसके अच्छे नताइज बरामद होंगे कि कम से कम कोर्स करेक्शन के लिए। जहां तक जो है ये पुल आउट का ताल्लुक है, देखें सदर बाइडेन को बहुत ही जो है मुश्किल हैंड जो है ना डील किया, उनको विरसे में मिला था, और ये कोई उनकी खाली गलती नहीं है, ये गलती बुश एडमिनिस्ट्रेशन तक वापस जाती है। इसमें ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है, इसमें ट्रंप इंतजामिया भी शामिल है, बिलखसूस इस वजह से कि साबका इंतजामिया ने वो डील की थी तालिबान के साथ। तो देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लेम टू गो अराउंड, और यहाँ एहतसाब होगा, और आई थिंक जो है इट विल स्टीयर द यूएस इन अ बेटर डायरेक्शन, लेसन्स विल बी लर्न्ड। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब इस गंद के बाद जो ये डिजास्टर हुआ है, इसके बाद जो है अफगानिस्तान की जानिब अमेरिका किस तरीके का रवैया इख्तियार करेगा। क्योंकि पहले तो हम सब यही सोच रहे थे कि पूरी तरीके से जो है वो तालिबान नहीं आएंगे, कोई ना कोई जो है वो यानी मिलिट्री विक्ट्री नहीं होगी, उनका अपर हैंड नहीं होगा, मोनोपोलाइज नहीं करेंगे। अब वो कर रहे हैं। तो अब जो है अमेरिका, मैं समझ रहा हूं कि क्लोजली मॉनिटर करेगा। कल रात को मैं CNN पे था तो वो पूछ रहे थे कि भाई चाइना क्या करेगा। तो चाइना भी मॉनिटर कर रहा है, पाकिस्तान भी मॉनिटर कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है। तो ये हालात जो हैं, ये जो ऐसे जो सामने उभर के आए हैं, इन्होंने तमाम लोगों, तमाम फरीकैन के कैलकुलस को चैलेंज किया है। तो मैं समझता हूं कि अमेरिका के पास लेवरेज फिर भी रहेगी, क्योंकि एक तो एयर स्ट्राइक्स की लेवरेज है जो कि हमेशा रहेगी, और वो क्लासिक काउंटर टेररिज्म जो है ना मोड में अमेरिका जा चुका है। दूसरी बात यह है कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दरकार है तालिबान रियासत को, देखिए उनके पास जो फिल वक्त जो उनके फंडिंग थी ड्रग मनी से या इधर उधर से जो उनसे वो पैसे करते थे अगवा बराए तावान और जो क्रिमिनल एंटरप्राइजेस थे, उससे इंसर्जेंसी चलाई जा सकती है, रियासत नहीं चलाई जा सकती। उसके लिए इनको पैसे की जरूरत होगी। तो उससे मैं समझता हूं अमेरिका बिहेवियर जो है ना शेप करेगा, और फिर देखेगा कि हाँ भाई जो है ना किस किस्म के ताल्लुकात हैं। यहां कोई जल्दी नहीं है ताल्लुकात बनाने की। सर, आपने एयर स्ट्राइक्स का जिक्र किया। ऑब्वियसली इसके बारे में बात तो पहले से ही हो रही थी, एंड इराक हो, सीरिया हो, वहाँ हमने ये पॉलिसी देखी है। पर यहाँ व्हाट इज़ द सॉर्ट ऑफ जिसको हम कहते हैं ना कि टारगेट क्या होगा? क्योंकि अब पहले तो लोग यही सोच रहे थे, ख्याल कर रहे थे कि अफगान हुकूमत जो है वो कुछ अर्सा सर्वाइव करेगी, तो उनकी मदद करने के लिए अमेरिका एयर स्ट्राइक्स करेगा। अब अगर एयर स्ट्राइक्स की गुफ्तगू हो रही है या बात हो रही है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द टारगेट? जी इरादा यही था बाइडेन इंतजामिया का कि और अगर कोई भी इंतजामिया होती कि अफगान हुकूमत की सपोर्ट के लिए उनको एयर स्ट्राइक्स की मुआवनत मिलेगी। लेकिन सवाल ये उठता था कि कैसी क्यों एयर स्ट्राइक्स करें अगर नीचे कोई लड़ ही नहीं रहा, अगर नीचे हथियार डाले जा रहे हैं और रियासत जो है वो क्रम्बल हो रही है, तो ऊपर से एयर स्ट्राइक करने से तो कुछ भी नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा, कोलैटरल डैमेज होगी, तालिबान के नैरेटिव को तकवीयत मिलेगी। तो अब जो एयर स्ट्राइक्स होंगी वो होंगी काउंटर टेररिज्म रिलेटेड। इस वक्त जो इजरायली ऑपरेशंस चल रहे हैं सीरिया और इराक के अंदर, वो जो क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि प्रो इरानियन ग्रुप्स जो हैं वो क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। ईरान की IRGC जो है, वहां की मिलिशियाज जो उनकी हलीफ मिलिशियाज हैं,
उनको मुआवनत कर रही है, उनको असला फराहम कर रही है, ट्रेनिंग कैंप सेटअप हुए में और वो बेसिस सेटअप किए जा रहे हैं, तो उनको वक्तन फवक्तन वो स्ट्राइक करते रहते हैं ताकि वो अपने पैर ना जमा सकें। अमेरिका की भी यही पॉलिसी होगी अफगानिस्तान को लेके, क्लोजली मॉनिटर होगा। ये अब बहुत बड़ा ईलिंट जो है सिगेंट और अपना ह्यूमन ऑपरेशन होगा, इंटेलिजेंस ऑपरेशन होगा कि मॉनिटर किया जाए कि हाँ भाई क्या हो रहा है। अगर देखा जाएगा कि कोई ग्रुप जो है वो वहां पर कार्रवाई कर रहा है तो फिर उसको टारगेटेड इंटेल बेस्ड जो है ना स्ट्राइक्स होंगी और इस तरीके से मैनेज किया जाएगा। क्या ये भी सर इस हवाले से फिर कोई सोच है कि अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस इन ग्रुप्स के खिलाफ ऑन द ग्राउंड चाहिए या उनको टारगेट करने के लिए भी सिचुएशन मॉनिटर करनी पड़ेगी, तो क्या अफगान तालिबान की हुकूमत के साथ कोई कोऑर्डिनेशन इस हवाले से मुमकिन है आने वाले दिनों में? जी, ट्रस्ट का इशू है ना। अभी तो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। अभी तो वो तालिबान जो हैं उन्होंने वो पब्लिक रिलेशंस, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का राउट इख्तियार किया हुआ है। उनके जो अहलकार हैं, उनके लीडरान, उनके स्पोक्समैन जो हैं वो मतलब स्माइल कर रहे हैं कैमरास के सामने और वो बातें बता रहे हैं जो सारी दुनिया सुनना चाहती है। तो हकीकत में क्या होगा, मैं समझता हूं कि तालिबान की अपनी क़यादत के कंट्रोल में नहीं है ये, क्योंकि देखें ऊपर के लोग शायद उनके अंदर जो है थोड़ी बहुत तब्दीली आई है। वो ये तब्दीली यानी अक़दार की तब्दीली नहीं है, तब्दीली जो है जिस तरीके से आप अपने आप को जो है मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। उन्होंने डिप्लोमेसी सीख लिया है, उन्होंने पीआर सीख लिया है और वो लेकिन अंदरूनी तौर पे उनके आइडियोलॉजी पूरी की पूरी रैंक एंड फाइल, उनके जितने मिलिशिया मैन, ये जो हम तस्वीरें जो है ना फुटेज देख रहे हैं अपना सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो वहां से मनाजिर आ रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वो लोग जो है इंक्लूसिव गवर्नमेंट को समझते हैं? वो जो फुट सोल्जर है जो कि अपना इंटेलिजेंस का काम कर रहा है तालिबान के लिए, या वो लोगों को जो है सिक्योरिटी का काम कर रहा है, या जो है ना अपनी तालिबान के खिलाफ कोई मुजाहिमत को रोकने की कोशिश कर रहा है, क्या वो ह्यूमन राइट्स समझते हैं? क्या वो औरतों के जो है ना हुकूक को समझते हैं? ये ऊपर ऊपर की बातें हैं। इसी वजह से अमेरिका जो है इस इशू पे भी तालिबान को ट्रस्ट नहीं करता कि बैनुल-अक़वामी जो दहशतगर्द इंतहा पसंद ग्रुप हैं उनसे अपना नाता वो तोड़ लेगा। हमारी अपनी जो है अपना रियासत जो है वो ये कह रही है कि टीटीपी के साथ उनके ताल्लुकात हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि टीटीपी के लोगों को जेलों से निकाला गया और जिस तरीके से जो है वो टीटीपी के जो नया सरबराह है उसको CNN पे इंटरव्यू जो है ना जो फैसिलिटेट किया था वो किसने किया था? वो अशरफ गनी की हुकूमत ने किया था या ये वो तालिबान ने किया था? तो ये तालिबान इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, सिर्फ ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे कि किस तरीके से अब खुल्लम खुल्ला वो अलकायदा के पुराने जमाने के कैंप नहीं होंगे और ये खुले नहीं फिर रहे होंगे। ये चीज जो है वो अंडरग्राउंड चली जाएगी और ये लोग दे विल बिकम फार मोर स्मार्टर in supporting terrorist groups. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस का, जिसके अंदर मुसलसल पेशरफ्त की इतलात आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 जुलाई को इस्लामाबाद में होने वाला जो ये कत्ल केस था इसमें थेरेपी वर्क्स के 6 मुलाजमीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने कत्ल में जो मरकज़ी मुलजिम है ज़ाहिर जाफ़र उसकी मदद की और उन्होंने ज़ाहिर जाफ़र के जो वालिद हैं ज़ाकिर जाफ़र उसके साथ मिलकर इस वारदात के हवाले से कुछ शवाहिद भी छुपाए हैं। दूसरी तरफ अदालत ने ज़ाहिर जाफ़र के जो रिमांड में 30 अगस्त तक तौसी करती है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद हैं शकील करार साहब, ये डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के सीनियर नुमाइंदा है। वेलकम टू द शो सर। जी शकील साहब, अरेस्ट करती चली जा रही है पुलिस लोगों को, पहले वालदैन को किया, आप थेरेपी वर्क्स के भी मुलाजमीन को कर दिया, बीच में किसी एक और उनके घर में जो माली काम करता था उसको भी गिरफ्तार कर लिया। क्या ये किस लिए एक के बाद दूसरी गिरफ्तारियां हो रही हैं?
देखिए, क्योंकि केस मर्डर का है और इंतहाई बेईमाना तरीके से उस खातून का कत्ल हुआ था, तो उसके बाद से क्योंकि दोनों फैमिलीज बड़ी अप्रोच वाली भी हैं और इतना सेंसिटिव केस पूरी दुनिया में इसको हाईलाइट हुआ, पुलिस ये चाह रही है कि कोई भी ऐसा पहलू ना रह जाए कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में नज़रअंदाज हो और उसको फ़ायदा मुलज़म को पहुँचे। इसीलिए अब जो एविडेंस मिले हैं उसके अलावा फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तमाम रिपोर्ट्स पुलिस ले रही है। इस दौरान में जो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है आपका, जो इस्लामाबाद पुलिस में पहली दफ़ा वो टेस्ट किया है वो है फोटोग्रामेट्री सेट टेस्ट जो है। ये टेस्ट शेखुपुरा में जो बच्ची थी ज़ैनब, उस केस में पुलिस ने टेस्ट किया था। इसका थेरेपी वर्क से और माली से तो मैं बता रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। पहले है फ़र्क नहीं, क्योंकि ये मुलज़म की जो फुटेज है सीसीटीवी की, उसके लिए ज़रूरी था कि देखा जाए कि ये फुटेज उसी की है। फुटेज में वो जो आ रहा है मुलज़म वो तो मुलज़म का ताल्लुक है ना। मैं तो कह रही हूं कि थेरेपी वर्क्स के 6 लोगों को क्यों अरेस्ट किया? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि इन्होंने जब उसके वालिद का फ़ोन आया मुलज़म के, तो इन्होंने जाके खुद से कमरा खोला, उसको पर नॉक करते रहे, दरवाज़ा नहीं खोला। फिर ये ज़बरदस्ती अंदर घुसे हैं कमरे में। पहले वो वाजिद लड़का अमजद जो घुसा है उसको उसने फायर मारा, नहीं चला गोली, फिर चाकू से उसके ऊपर हमला किया, वो ज़ख्मी हुआ। इस दौरान में 4 जो साथी थे उसके वहाँ से मौके से वो निकल चुके, भागे वापस। फिर उसने मुलज़म को काबू किया खुद से, फिर आवाज़ें दे के चीखे मार के फिर साथियों को बुलाया, तो उन 5 ने मिल के उसको फिर बांधा था। जो सबसे पहले उसकी फ़ोटो आई थी कि हाथ पाँव उसके पीछे बंधे हुए, ये उन्होंने किया था। तो ये पुलिस का कहना है कि ये चूँकि इन्होंने जुर्म देखा, उसको छुपाया, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, तो ये भी अनाते जुर्म है। इसको भी इसमें शामिल तफ्तीश उसमें किया गया है, उनको बाकायदा गिरफ्तार किया गया है, वो बाकायदा तौर पे इसमें मुलज़िम है। बेसिकली इनके ऊपर वही इल्ज़ाम है जो वालिदैन के ऊपर है कि जी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही। फिर तो शकील करार साहब, इस तरह के वाक़यात के अंदर फिर ये भी बहुत पुलिस पे तनकीद होती है कि जब डिले करना हो केस को या लंबा खींचना हो तो फिर आप बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किए चले जाते हैं। क्या इस केस में भी हमें इस तरह की कोई ट्रेंड नज़र आ रहा है? क्योंकि देखें ना, जो मुलज़िम के ख़िलाफ़ केस है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन लोगों से, वहाँ रिमांड बार बार लिया जा रहा है, केस जो है वो चालान जमा नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, और लोग अरेस्ट किए चले जा रहे। तो बहुत से लोगों की तरफ से तनकीद हो रही है कि ये अब केस को डिले करने की कोशिशें हो रही हैं। देखिए, डिले करने के साथ अगर वो चीज़ों को छुपा रहे हों, फिर तो हम कहते हैं कि वो चीज़ों को छुपा रहे हैं और मीडिया से छुपा रहे हैं, तो इसलिए इसमें कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं है। तमाम अफसरान पुलिस के इस पर खुल के बात करते हैं, जो भी चीज़ें हैं ऑन रिकॉर्ड बात करते हैं। अब जैसे मैंने एक ऑफिसर से पूछा, उन्होंने तस्दीक की कि जो मुलज़म का मोबाइल फ़ोन है, आईफोन, वो नहीं अनलॉक हो सका। वो इसलिए कि वो उसकी जो स्क्रीन है वो टूट चुकी है, वो टोटल डैमेज हो चुका है। उसके दोबारा स्क्रीन उसकी डालेंगे तो फिर वो ओपन होगा। तो पुलिस उसको एज इट इज़ कोर्ट में पेश करेगी, वहाँ से अलाउ करवा के उसकी स्क्रीन डालेगी। जबकि जो मकतूला है उसका आईफोन अनलॉक हो गया था और उसका पासवर्ड भी मुलज़म नहीं फराहम किया था पुलिस को। तो चीज़ें तमाम एविडेंस है। नहीं तो जो जैसे अब वालिदैन को पकड़ा हुआ है अभी तक, उनसे क्या तफ्तीश हो रही है? अगर उनके ऊपर इतना ही इल्ज़ाम है कि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, तो फिर अब तक उनको बेल मिल जानी चाहिए थी। व्हाट इज़ द डिले देयर? समझ नहीं आ रहा ना कि आपने या तो आप कहें कि कोई और भी कोई साजिश थी केस में, कोई और भी उनके पास एविडेंस है, वो कह रहे हैं वो उनके ऊपर इल्ज़ाम ज़्यादा लगाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बात जो है वो वहीं फंसी हुई है कि जी इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, और उसके लिए अब आप कह रहे हैं मतलब कि 6 लोग ये हो गए, माली हो गया, 9 लोग को अरेस्ट कर लिए। हाँ, अरेस्ट ना सिर्फ अरेस्ट किया है बल्कि इन तमाम के डीएनए टेस्ट लिए गए हैं। नहीं, बट वही तो मैं कह रही हूँ ना कि सिर्फ ये जो 9 लोग अरेस्ट किए, ये सिर्फ इसलिए अरेस्ट किए हैं क्योंकि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। अगर इन्फॉर्म करते तो शायद उसकी जान बच जाती। नहीं, आई नो, पुलिस का ये कहना है। हाँ, लेकिन हमारे मेन केस से क्या ताल्लुक है ना, वो देखिए ना, बात वही हो रही है कि हमारी सोसाइटी में रवाज ही नहीं है कि कोई जुर्म होता देखें आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। लोग कहते हैं जी पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आपको फंसाती है, तंग करती है। तो उस चीज़ को हमारे यहाँ मतलब कानून तो है ना, कानून तो हर जगह पूरी दुनिया में कानून है कि जुर्म होता देखे आप फौरन पुलिस को आगाह करें। इन्होंने तो बाकायदा तौर पर सब कुछ मालूम था, इल्म में था कि जुर्म होने जा रहा है। इससे प्रोग्रेस कैसे होगी केस में? वो जो लोग कह रहे हैं कि उसको सजा होनी चाहिए, उसके खिलाफ केस चलना चाहिए, उसके ऊपर तो हमें कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही। जो जिसने जुर्म किया है, कब तक जाएगा ये केस में? चालान कब होगा, उसका ट्रायल कब चलेगा? वो उस पे क्यों नहीं प्रोग्रेस? मैं आपको शुरू में बताया, उसके चालान के लिए जरूरी था कि जो बाकी रिपोर्ट्स हैं वो आ जाएं। अब तकरीबन तमाम रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, चालान जो है ऑलमोस्ट मुकम्मल है और मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में वो पेश हो जाएगा। वो तमाम चीज़ें, एविडेंस, रिपोर्ट, सब कुछ आ चुका है। अब मुलज़म का बचना इंतहाई मुश्किल नज़र आ रहा है।
ये तमाम चीज़ें उसी में शामिल है कि आपका ने लिखा एक मर्डर हुआ है, उसमें जहाँ जहाँ आपका कसूर है आप उसको कानून को फेस करें, कानून मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप बात की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे FPR की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे FPR का जो डेटा है उसके हैक होने की जो खबर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक FPR हुकाम का ये कहना है कि 14 अगस्त की रात को 2 बजे इदारे का जो डेटा सेंटर है उसको हैकर्स ने निशाना बनाया और उसके बाद से अब तक FPR के अंदर एक क्राइसिस की सी सूरत हाल है और अभी तक भी मसला हल नहीं हुआ। इसी हवाले से गुफ्तगू के आज हमारे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह खान साहब, चीफ रिपोर्टर हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद। वेलकम टू द शो सर। जी, क्या चक्कर है, ये क्या वाक़या हुआ, हमें ज़रा तफसीर तो बताएं। जो डेटा सेंटर हैक हुआ है वहाँ से क्या डेटा और क्या उसके साथ हुआ, क्या पब्लिक हो गया, सिर्फ ले गए हैं हैकर्स ने सारी डिटेल्स अपने पास? देखें आरफा, बेसिकली समझने की एक ये ज़रूरत है, ये डेटा है क्या चीज़। FPR का जो डेटा सेंटर है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है, जहाँ पर पाकिस्तान के जितने शहरी हैं, जितनी कंपनियां हैं, उनका पूरा पर्सनल रिकॉर्ड भी है और जो कंपनियों का रिकॉर्ड है या जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो सब कुछ उसमें डेटा है। फाइनेंशियल सारा डेटा होता है, टैक्स के मुतालिक, विद होल्डिंग का और बाकी तमाम पर्सनल डेटा भी होता है, इंडिविजुअल टैक्स। जी बिल्कुल। हुआ ये है कि लास्ट ईयर भी जो है ये अटैक हुए थे इस पर, लेकिन इसको सिस्टम को ब्रेक नहीं कर सके थे। और ये सॉफ्टवेयर जो है ये उसको क्या, जो बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ये उसका बेसिकली सिस्टम है और इसको Hyper-V सॉफ्टवेयर कहते हैं इसमें। और ये तकरीबन कोई 700 के करीब जो है वर्चुअल मशीनें हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। और ये 14 अगस्त को से पहले जब ये इसको साइबर अटैक हुआ, बल्कि इसको 14 अगस्त जो हमारा यौम आज़ादी है, इसको साइबर टेररिज्म का नाम दिया जा रहा है। बेसिकली ये टेररिज्म की गई है और आपके सिस्टम को एक हैक किया गया है। इससे कबल जो हमारी मेजर इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने FPR को बता दिया था कि आपके सिस्टम पर अटैक हो रहे हैं, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी गई। उस तरह उसको सिस्टम को FPR ने तवज्जो नहीं दी। हालांकि ये एक जो पराल एक कंपनी है जो FPR के अंडर काम करती है, जो इसको मैनेज करती है, जिसका बोर्ड है अपना, वो बेसिकली टेक्निकल सपोर्ट इसको करती है। और ये 14 अगस्त जब शुरू होता है, 13 अगस्त और 14 अगस्त की दरमियानी शब, जुम्मा और हफ्ता जब बनता है, तो उस वक्त ये अटैक, तो पहले भी मैंने कहा कि कोशिशें होती रही 14 अगस्त से पहले भी, लेकिन उस वक्त ये कामयाब हुए और इसको ब्रेक करने में हुए। और इस ब्रेक होने से हुआ क्या, आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया, आपकी तमाम वेबसाइट ब्लॉक हो गई, आपके जो तकरीबन 360 के करीब वर्चुअल मशीनें थीं वो हैक हो गई। और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उस वक्त जो करंट डेटा था वो शायद उड़ा लिया गया और वो गायब हो गया। अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई। FPR तो डेटा लीक भी हुआ है, सिर्फ हैक नहीं हुआ सिस्टम। जी वो गायब कर दिया गया है ना, तो अब करंट डेटा, लेकिन अभी तक FPR इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हालांकि FPR तो ये भी कहता रहा है कि 24 घंटे तक इसके बाद कि हम तो मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं बेसिकली, हालांकि ऐसी बात नहीं थी। उसी दौरान FPR नादरा के चेयरमैन से भी रब्ता किया गया। सर ये बताएं कि क्या जो भी इतलात आ रही हैं, जैसे आपने कहा FPR कंफर्म नहीं करा, तो क्या सिर्फ गायब हो गया है, उन्होंने डिलीट कर दिया है और इट्स डिसअपीयर्ड, या वो लीक भी हुआ है? बिकॉज़ ऑब्वियसली ये भी तो सबसे बड़ा खदशा होता है ना कि इस तरह की इतनी अहम इंफॉर्मेशन कोई और एक्सेस करके उनके पास अगर अब ये डेटाबेस पहुंच गया तो दैट्स अ ह्यूज डेटा लीक आल्सो। बिल्कुल इसी तरह हो रहा है दुनिया में। आपको पता है कि रोज़ाना आए दिन इस किस्म की इतलात आ रही हैं और पाकिस्तान के भी जो इदारे हैं जितने भी जिनमें इस किस्म का सेंसिटिव डेटा है उनको अपने आप को आए दिन अपडेट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के हवाले से। अब इस पर एक इंक्वायरी भी हुई है, उस इंक्वायरी में वो इनिशियल इंक्वायरी है और FPR ने खुद इंक्वायरी की और उसकी रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी मिल गई है और उस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अदम एतमाद का इज़हार किया और थर्ड पार्टी इस पर जो है रिव्यू कराने का फैसला किया गया। और फाइनेंस मिनिस्टर ने आज कह भी दिया थर्ड पार्टी का क्या रिव्यू करना है कि ये कैसे हुआ या हुआ क्या है? जी बिल्कुल ये देखना है कि आया कि FPR ने जो इब्तदाई इंक्वायरी की है इस हवाले से वो ठीक भी है, उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं
कि क्या क्या हुआ है, किस वक्त हुआ है। FBR ने तो ये भी बताया कि हमारा डेटा बच गया है जो इब्तदाई इंक्वायरी में, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पर अदम एतमाद ज़ाहिर किया और उन्होंने आज खुद कहा है कि वो इसको थर्ड पार्टी से भी कराएंगे और उसके बाद इस पर एक्शन लेंगे कि इसका कौन जिम्मेदार है और इसमें किसकी जो है नाअहली है। क्योंकि जब आपको इंटेलिजेंस इदारों ने बता दिया है, वार्निंग बाकायदा दी है उनको कि आपको वार्न किया जाता है कि आपके सिस्टम पर, आपके डेटा सेंटर पर अटैक हो सकता है, साइबर अटैक हो सकता है और हैकर इसको हैक कर सकते हैं। और आप देखें 72 घंटे तक आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन थी इंटरनेशनल कस्टम्स की हो रही थी या बाकी लोकल आपकी हो रही थी टैक्सेशन के हवाले से, वो ब्रेक हो गई, वो रुक गई और एक क्राइसिस की सिचुएशन पैदा रही है। अभी भी सिस्टम में काफ़ी मसाइल हैं और इसको अभी तक पूरी तरह वो बहाल नहीं कर सके हैं, जिसकी वजह से फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इस पर काफ़ी नाराज़ है और इस पर बाकायदा इंक्वायरी है। तो ये वो जो थर्ड पार्टी रिव्यू का जिक्र कर रहे हैं वो किससे करवाना चाह रहे हैं? ये डिजिटल सिक्योरिटी फर्म से करवाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये इसी किस्म के किसी प्राइवेट सेक्टर से या जो आपके इदारे रिकमेंड करेंगे कि फ़लानी ये कंपनी है जो हमारे पैनल पे है, वो इस हवाले से इंक्वायरी करेगी और हुकूमत को बताएगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री को और FBR को, कि आपकी क्या क्या कमज़ोरियाँ, क्या क्या आपकी के हैकर्स इसमें हैक कर लेते हैं और सिस्टम को आपको ब्रेक कर लेते हैं। और साथ में ये भी है जो कंपनियां, सॉफ्टवेयर कंपनियां जिनसे इन्होंने सिस्टम लिए हुए हैं, जो इनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उनसे भी राब्ते किए गए हैं। जो सबसे अहम है, जिस रात ये हुआ है, अगले दिन नादरा से भी राब्ता किया गया है और नादरा के जो चेयरमैन है तारिक मलिक ने, उन्होंने भी बताया कि हमने अपनी एक टीम भेजी है जो इनके सिस्टम को अपग्रेड करना भी चाह रही है और बहाल करने पर भी काम कर रही है। तो नादरा की भी टीम है और जो सॉफ्टवेयर कंपनियाँ उनकी भी टीम है। और जबकि जो मेन जिसको मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट जो इंटरनेशनल कंपनी है US की, उनसे भी राब्ता किया जा रहा है क्योंकि उनका बेसिकली ये सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर उनका था, जी जो ब्रेक हुआ है, जिसमें उन्होंने घुसकर ये तमाम सिस्टम आपका हैक किया है और ब्लॉक किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने की नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।